क्वेश्चन दिया था यार, एक फेवरेट का क्वेश्चन दिया था, पेज में 122 निकलेगा। सलमान तो कल भी सुना था सर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मेरी आवाज आ रही है। सर जी सलमान में एक इशू तो पहले ये था कि एक डेप्रिसिएशन थी, ये अटेम्प्ट किया सर, ये अटेम्प्ट किया हुआ सर। फैक्ट्री को कैसे एलोकेट किया, पावर को? डेप्रिसिएशन की बेस्ट बेस कौन सी है? वो तो कॉस्ट है, कॉस्ट है या डब्ल्यूडीवी है। तो कल भी जिस तरह एक पॉइंट आया था कहीं, तो यहाँ क्या क्या अवेलेबल नहीं है। अब इसमें कल क्या लिया था हमने, कल फ्लोर एरिया लिया, कहाँ लिया? कल वाला क्वेश्चन ढूंढे मतलब ग्लो वाला। ब्राइट और ग्लो वाला क्वेश्चन ढूंढेगा सर, तो पेज नंबर बता सकते हैं सर? तो सर इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स ना, ये काइंडली जरा नोट करते रहना यार। तो वहां मेरा ख्याल है कि पावर का मसला था, पावर के किलोवाट आवर्स नहीं थे, पेज नंबर 425। इलेक्ट्रिसिटी के किलोवाट आवर्स नहीं थे। फिर हमने कोई ऑल्टरनेट सोचने की कोशिश की थी, तो ऑल्टरनेट सोचा गया था वहां, कुछ भी ना होने की वजह से फ्लोर एरिया शायद ऐसी था सर। यहाँ वापस आए, अब ये डेप्रिसिएशन है। अच्छा वैसे ये डेप्रिसिएशन भी स्पेसिफाइड नहीं है कि बिल्डिंग की है या मशीनरी वगैरह की है। तो दो अजम्पशन शायद हैं। अगर फर्ज करें डेप्रिसिएशन होती बिल्डिंग की, तो फिर मेरा ख्याल है मशीन आवर्स से भी ज्यादा बेहतर फ्लोर एरिया होना चाहिए। तो शायद दो अजम्पशन हैं अगर मशीन आवर लिया गया। तो मीन्स तो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि फिर एग्जामिनर को आपने बस अपना जो भी आप कर रहे हैं वो स्पेसिफाई करना। वैसे भी हम शायद लिख रहे होते हैं बेस। तो मशीन अगर ये डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की है तो देन कौन सी बेस अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द डाटा, फिर फ्लोर एरिया। लेकिन अगर ये डेप्रिसिएशन किसी मशीन की है फॉर एग्जांपल, तो फिर मशीन आवर्स यहाँ है, अदरवाइज तो कॉस्ट ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ अगर आपके आंसर में मशीन आवर्स लिया गया है, तो शायद नंबर वन अजम्पशन क्या ली गई है कि डेप्रिसिएशन मशीन्स की है, और सेकंड देयरफॉर फिर मशीन आवर्स को बेस बनाया गया। तो इस तरह की चीजें आपने भी जरा नोट रखनी। बाकी तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं था। बाकी तो नहीं इशू। नीचे वाला टेबल देखें, सर्विस डिपार्टमेंट्स वाला, बताएं सिनेरियो कौन सा था सर्विस डिपार्टमेंट में? दोनों एक दूसरे को सर्व कर रहे थे, लेकिन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया हुआ था। तो ठीक है, फिर कोई और इशू? जायका लिमिटेड होमवर्क रखें। तो फाइनली जब ओवरहेड्स आ जाएंगे, तो ओवरहेड्स के लिए फिर उसने को बेस बताई हुई कि किस बेस पे रेट निकालना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का किस बेस पे है? मशीन आवर्स की बेस पे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का, ए बी का जी जायका में नहीं, लेकिन इसको जरा कीजिएगा, काइंडली जरूर सॉल्व कीजिएगा सर, मिस्टेक्स होंगी। तो जायका जरा कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, एक दो मसले भी फिर बीच में है। टारगेट कॉस्टिंग ढूंढेगा जरा, कौन से पेज पे से करना?
ये एग्जांपल नंबर 1 है, थोड़ी सी शायद अभी आखिरी बात रहती थी मेरी, एक नजर रिवाइज करने क्या बात हो रही थी। पेज नंबर है 164 66, पेज नंबर 166 है, एग्जांपल नंबर 1 कहां तक हुई थी? ये लॉसेस वगैरह रिवाइज कर लिए थे मैंने, एक दो क्वेश्चंस में गया था। चलें सर जी फिर वाइंड अप कर लें। 55 क्या निकाल लिया हमने? बी रिक्वायरमेंट नंबर 2, टारगेट कॉस्ट निकलवा दो। क्या होती है टारगेट कॉस्ट? नहीं जरूरी नहीं है। टारगेट कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, या इस तरह करें कॉस्ट आनी कितनी चाहिए। कॉस्ट आ कितनी रही है 55, आनी कितनी चाहिए टारगेट कॉस्ट। और अगर आनी कम चाहिए और एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो फिर कॉस्ट कैप, और अगर पहले ही कम आ रही है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो व्हेन देयर इज अ कॉस्ट कैप, व्हेन देयर इज अ कॉस्ट गैप सर, चलिए टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करवाएं। और यार डाटा से देख के करवा दें खुदा के लिए यार साहब, प्लीज करवा दें यार, कल भी की थी यार, वहीं से देख के करवा दें यार। हर क्वेश्चन साइलेंट ही हो गया मेरा यार। एनी टारगेट सेलिंग प्राइस यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पानी मंगा दो। एनी सेलिंग प्राइस सर 70, मार्जिन या मार्कअप? ये टारगेट सेलिंग प्राइस है, कैसे पता चला? क्या मार्केट में इतने पे बेच सकते हैं सर? डिवाइडेड बाय 100 प्राइस और सेल प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय 70 इज इक्वल टू व्हाट इज 49। कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट गैप कैलकुलेट करवाएं। कॉस्ट गैप मौजूद है, कितना खर्चा आना चाहिए, आ कितना रहा है, कितना कम करना है 6। ठीक है जी प्लीज। चलें सर जी, अब ये कॉस्ट गैप जो है इसे एलिमिनेट कैसे किया जाता है? नेक्स्ट जरा कल थोड़ी सी मैंने बातें की थी, थ्योरेटिकली जरा कुछ स्टेप्स लिखे हुए। कॉस्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो अगर किसी तरह हम अपने कॉस्ट कंपोनेंट्स को कम कर लें, कॉस्ट कम कर लें, तो क्या ये गैप ब्रिज हो सकता है? तो अपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जहन में रख के जरा ये पॉइंट्स सुन लो। हेडिंग लिखी हुई स्टेप्स टू एलिमिनेट कॉस्ट गैप, मतलब किन तरीकों से कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब चीज की क्वालिटी वही रहे लेकिन कॉस्ट किसी तरह रिड्यूस हो जाए, ये कैसे सोचा जा सकता है? तो आप इस तरह करें, अपना एक बिजनेस समझें, आप मैन्युफैक्चरर खुद से हैं और आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो हो सकता है किसी बिजनेस में वैलिड हो और किसी बिजनेस में शायद वैलिड ना हो। तो क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ
जरा स्टेप्स टू एलिमिनेट के नीचे पढ़ा जरा। क्वेश्चंस दैट अ मैन्युफैक्चरर मे आस्क फ्रॉम हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू क्लोज द, मतलब कॉस्ट गैप आ रहा है। अब विजुलाइज करें जरा काइंडली, मैन्युफैक्चरर साहब बैठे हुए और सोच रहे हैं, तो उन्हें कैसे सोचना चाहिए। नंबर 1, कैन एनी मटेरियल बी एलिमिनेटेड? बेसिक अजम्पशन क्या है इस सारी स्टोरी में कि क्वालिटी खराब नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, कट डाउन ऑन पैकिंग मटेरियल। अभी एक सवाल है, हो सकता है इसका आंसर हो जाए ये, सकता है नो। मसलन फॉर एग्जांपल, आजकल बड़ी महंगी महंगी घड़ियां भी बिकती हैं, वो बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग में भी होती हैं। तो जरा वो पैकिंग ज़हन में रखकर जरा लाइन दोबारा पढ़। क्या इस पैकिंग कॉस्ट को बचाया जा सकता है? क्या अगर वो घड़ी हम किसी को शॉपिंग बैग में दें डब्बे की बजाय, तो क्या कस्टमर भाग तो नहीं जाएगा? अगर लग रहा भाग जाएगा तो हरगिज इधर नहीं जा सकता, और अगर लग रहा है कि ये रेलेवेंट है उसे बल्कि शॉपिंग बैग में भी देना। सर मैं पहना देता हूँ आपको, सर आप आए तो अगर तो ये किया जा सकता है, अगर तो ये किया जा सकता है, सर अब पहना के देखना चाहता हूँ मैं कैसी लग रही है। अगर तो इस चक्कर में आप समझते हैं कस्टमर को लाया जा सकता है, फिर पैकिंग मटेरियल बचा लें। लेकिन अगर लग रहा है कि वो घड़ी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डब्बा ज्यादा, डब्बे की वजह से घड़ी बिकती है, तो आंसर हो जाएगा नो। तो इससे क्या हमारी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है, लेकिन शायद खर्चा बचाया जा सकता है। तो ये कुछ जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में ही हो जाए, लेकिन शायद किसी बिजनेस में ये रेलिवेंट हो जाए। तो अगर ये हो जाए तो कुछ बचा लें, और अगर नो हो जाए तो आगे चल पड़े। सेकेंड, कैन अ चीपर मटेरियल बी सब्स्टिट्यूटेड विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी? आंसर कैन बी नॉट। ऐसे पहले जरा इस तरह के सेकंड लास्ट पढ़े नीचे आकर, जरा मटेरियल से रिलेटेड पूरी कर। कुड कॉस्ट सेविंग बी मेड बाय नेगोशिएटिंग विद सप्लायर? क्या बल्क में रॉ मटेरियल खरीद के कुछ डिस्काउंट ली जा सकती है? आंसर कैन बी यस, कैन बी नो। हो सकता है वो भाजन, वो कह नहीं भाजन जितना मर्जी ले, मैंने नहीं प्राइस कम करनी। मतलब दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं, और हो सकता है एप्लीकेबल हो जाए कहीं, हो सकता है कहीं ना हो। जी सर, नहीं नहीं मतलब नहीं यार, मेरी बात, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं अपने सप्लायर के पास जा रहा हूँ और उससे कह रहा हूँ कि मुझे जरा रॉ मटेरियल को सस्ता कर सकते हैं आप, मैं आपसे ज्यादा खरीद लिया करूंगा, मे भी मान जाए। मेरे ख्याल इसमें कंपेटिटिव तो इस वक्त कोई नहीं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, वरना मैं उधर जा रहा हूँ, वरना ये मैं उधर जा रहा हूँ तो मैं चला जाऊं फिर, सर देख ले मैं उठने लगा हूँ, वो तो फिर आप मेरे से कुछ बातें मेरे से ना ही सीखें तो मतलब सर मैं उठ रहा हूँ, मैंने फिर एक और तरीका बताया था कि आंसू भी ले आए। अब वो अब अगर वो फिर चलें चलें ठीक है, उठ जाए अल्लाह हाफिज, तो फिर जरा अगले दिन जरा दोबारा तो किसी और तरीके से आ रहे हैं, एक नए रूप में आ जाए, किसी तरह पैसे बचाने। जी सर वापस ऊपर आ जाए। तो ये 3 बातें जरा होगी। नंबर 1 बोल दें जरा शॉर्ट वर्ड्स। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट में भी क्या कुछ सस्ता मटेरियल लिया जा सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट? मे बी नॉट। क्या सप्लायर से प्राइस निगोशिएट करवाई जा सकती है? मे बी नॉट। थर्ड पे आ जाए। अब ये मटेरियल के बाद फिर लेबर का एंगल सोचें। कैन लेबर सेविंग बी मेड विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी? ये एक बेसिक असम्पशन है, खुदा ना खासा लोगों से झूठ नहीं, किताबों में हरगिज नहीं। हाँ जी, कैसे? फॉर एग्जांपल जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, जो काम कर रहे हैं, हम करवा तो स्किल्ड लोगों से रहे हैं, लेकिन ये अगर स्किल्ड लोग ना भी हों तो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग भी यही काम कर सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा रहे हैं तो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट रखें या कोई आप जैसा नौजवान रख लें,
तो अगर दोनों एक जैसा काम कर देंगे, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल नहीं है, तो हो सकता है वो जो काम वो कर रहा है आप भी कर सकते हैं। तो अगर करवा सकते हैं तो करवा लें। डेफिनेटली जो ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होगा वो ज़्यादा पैसे ले रहा होगा, जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड होगा, लेकिन डेफिनेटली विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। करवाया जा सकता है तो ये सोच लें। हो सकता है आपका आंसर हो नहीं, ये जिन लोगों से करवा रहे हैं यही कर सकते हैं, इस स्किल से कम लोग अगर रखेंगे हम तो क्वालिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर इस क्वेश्चन का आंसर नो हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैं समझ आ रही मतलब क्या बात कर रहा हूँ। कैन प्रोडक्टिविटी बी इम्प्रूव सॉरी बाय फॉर एग्जांपल मोटिवेशन। मोटिवेशन इन अ सेंस के बोनस दे देंगे, दिन रात एक कर देगा जो, तो एक सैलरी एक्स्ट्रा बोनस दे देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग, एनुअल डिनर बगैर पैसे लिए करवा देंगे। ये ना बाद में इस चक्कर में डाल दें, डिनर तो हमने करवाना था लेकिन पैसे कौन देगा। ट्रेनिंग करवा लें, ट्रेनिंग से क्या होता है, स्किल इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो खर्चा थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन शायद अल्टीमेटली वो जो टाइम सेविंग है, उससे जो ओवरहेड सेविंग है, उससे अल्टीमेटली हमको कॉस्ट सेविंग हो जाए, ठीक है। मोटिवेट करें उन्हें कि अगर प्रॉफिट्स हो गए तो इस दफा हमारा प्लान है कि प्रॉफिट्स का 10% एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये शायद आप लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा हो मैक्सिमम लोगों ने। एक वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है उसमें, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, क्या मतलब इन वर्ड्स का, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाया जाता हूँ, ठीक है। वो शेयर ऑप्शंस भी शायद है वहाँ कि कंपनी के शेयर, एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स, उन्हें मालिक बनाने की कोशिश करें। ऐसी है ना, शेयर होल्डर मालिक होता है। मोटिवेट करें उन्हें, अगर बिजनेस ग्रो कर गया तो आप इस बिजनेस के हिस्सेदार बन जाएंगे। नहीं अल्लाह ने करे। कैन प्रोडक्शन वॉल्यूम, अब ओवरहेड्स पर आ जाए, कैन प्रोडक्शन वॉल्यूम बी इंक्रीज्ड टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। खैर रेशोस, क्या मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा लिया जाए तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। किसके कम ना होने के बावजूद किसके कम होने से हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट तो सेम ही रहता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम क्यों हो जाता है, इनवर्सली वेरिएबल होता है। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के कम होने से कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा लें, ज्यादा यूनिट्स बना लें, ज्यादा यूनिट्स बना के आपकी बेस कम होगी तो फिक्स कॉस्ट का टोटल ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड होने से पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। बन जाएगी बात या लिख दूं कुछ। तो इससे क्या होगा, क्या कॉस्ट सेविंग होकर अल्टीमेटली प्रॉफिट का लेवल अचीव किया जा सकता है। लास्ट वन पढ़े, कैन पार्ट assembled components be bought in, ये डिसीजन मेकिंग में लाए थोड़े, मेक और बाय डिसीजन। कुछ प्रोडक्ट्स, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स मिल के, फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी की शायद बात हुई थी, उसमें कुछ टायर्स भी हैं, उसमें अदरवाइज भी चीजें, तो क्या टायर्स को किसी आउटसोर्स पर्सन से खरीद के टाइम बचाया जा सकता है। हो सकता है, मे बी नो, लेकिन वो नए इसमें ये भी इश्यूज आ सकते हैं कि आप आउटसोर्सिंग करेंगे तो वो डिलीवरी टाइम पे ना दे, पहले तो बड़ी अच्छी चीज दिखा रहा है बाद में सही, जब आए तो वो पता चले ये तो वो नहीं है, तो इस तरह के चक्कर भी हो सकते हैं। कैन बी और कैन बी नॉट, मकसद क्या हमारा, किसी तरह कॉस्ट गैप रिड्यूस हो जाए, तो किस एंगल से सोचा जा सकता है, मटेरियल जहन में लाएं, फिर लेबर जहन में लाएं, फिर ओवरहेड जहन में लाएं। तो दोबारा एक नजर पड़ना मेन वर्ड्स पर जरा फोकस रखना, लेकिन तरीका ये है कि आप मेन कंपोनेंट जहन में लाएं। मेरा ख्याल है और भी बातें हो सकती हैं, मतलब रॉ मटेरियल में वेस्टेज की बात की जा सकती है, वेस्टेज के हवाले से एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दें कि जो एम्प्लॉय कम रॉ मटेरियल वेस्ट करेगा उसको, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बोर्ड लगा दें कि जो एम्प्लॉय वेस्टेज रिड्यूस करेगा उसको बोनस वगैरह मिलेगा, ठीक है। उससे रॉ मटेरियल सेव हो जाएगा, उसको भी थोड़े से अगर एक्स्ट्रा पैसे चले जाएंगे तो शायद नेट इफेक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इफ इट इज पॉसिबल, अगर ऑटोमेट किया जा सकता है और देयर फॉर टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, लेबर कॉस्ट सेविंग और भी चीजें आ सकती हैं।
लेकिन बहरहाल इस तरह का पॉइंट जो है क्वेश्चन का बी पार्ट सॉर्ट ऑफ लिस्ट डाउन द स्टेप्स टू एलिमिनेट द कॉस्ट गैप, इस पे नजर पड़नी चाहिए दोबारा। बात क्लियर है वैसे? चलें फिर आगे, चलें सर जी। देन सर क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, ये तो शायद आप आसान सा सवाल है, खुद भी कर लेंगे, एक जरा कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। Question number 3 by the name of sir, requirement होने इसकी। From the above information, determine the discount that HL should obtain in order to achieve the target gross profit। को ट्रांसलेशन करेंगे इसकी, क्या समझ आती है? आप बताएंगे कितनी डिस्काउंट निगोशिएट करें, मतलब जो पूरा सेंटेंस है उसके उसको ज़हन में रखें। वो कहता है डिटरमिन द डिस्काउंट दैट शुड बी ऑब्टेन्ड, दैट एचएल शुड ऑब्टेन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट। कितनी डिस्काउंट ले लें ताकि कॉस्ट गैप खत्म हो जाए? ऐसे ही नहीं, बस लाइन पढ़े सर। Hi-Tech Limited assembles and sells various components of heavy construction equipment. इधर इसका चेंज कर लें। HL is working on a proposal of assembling a new component EXV99 based on study of a product and market survey. The following information has been worked out. Projected lifetime sale of component EXV99 projected lifetime sale of component, क्या है ये 5 लाख? सर जी 5 लाख क्या है सर? ये यूनिट्स हैं यार, और क्या? कौन से यूनिट्स हैं? कब तक बेचे जा सकते हैं? लाइफ टाइम सेल से मुराद क्या? मतलब इस प्रोडक्ट के मैक्सिमम कितने यूनिट बेचे जा सकते हैं इसकी पूरी लाइफ में? ऐसे ही है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जितनी भी इसकी लाइफ है। ठीक है, हर प्रोडक्ट की शायद एक लाइफ साइकिल होती है सर, खासतौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वगैरह में अगर ज़हन में रखें तो। क्या जो मोबाइल आज आ गया मार्केट में, अब ये लोग हमेशा लेंगे? फिर नया मॉडल आ जाएगा, फिर नया आ जाएगा, फिर नया आ जाएगा, लोग नए की तरफ चले जाएंगे। तो इसका जितने अरसे किसी एक पर्टिकुलर मॉडल ने मार्केट में रहना है, वो उसकी लाइफ साइकिल है जी। तो कितने अरसे में ये 5 लाख यूनिट्स बिक जाएंगे? तो सॉरी सर, मैंने सवाल पूछा, रहने दे सर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11,000। टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 40%। टारगेट कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से? आ जाएगी सर, लेकिन ये नहीं बताया ऑन सेल ऑन कॉस्ट। पता है सर कुछ सर? क्या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला किसी को पता है? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ये बाय डिफॉल्ट ऑन सेल होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। देखें जरा, बाय डिफॉल्ट ऑन सेल होता है। हाँ, वो ये इस तरह से कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो मार्कअप भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्लीज ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला पता है किसी को? सर किसी को पता है सर? ये ना कह दीजिए कि F1 भी एग्जाम्प्ट है। क्या फार्मूला है? डिवाइड बाय सेल फार्मूला है, तो सेल 100।
आ जाएगी टारगेट कॉस्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलोस। 1 unit of EXV 99 would require, अब ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए यार, बस बहुत होगी। एक यूनिट को बनाने में क्या क्या रिक्वायर्ड है? XX YY ZZ कितना 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 1 यूनिट 1.5 kgs 1 यूनिट। फिर आगे क्या दिया हुआ है? कहां पर यूनिट है और कहां पर केजी है? YY में फिर पर केजी होगा अगर केजीज में है तो। The above parts would be imported in a lot, कट्ठा, लॉट मतलब इकट्ठा मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इकट्ठा खरीदेंगे। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ EXV99, ऊपर एक यूनिट का डाटा, नीचे इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि हम 1000 यूनिट्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो इकट्ठा मंगवाएंगे। कस्टम ड्यूटी एंड अदर इंपोर्ट चार्जेस वुड बी 15% of the cost price. What is 100? What is 15? है प्रॉफिट कस्टम ड्यूटी। 100 रुपए अगर क्या है कॉस्ट, अगर 100 रुपए है तो 15 रुपए कस्टम ड्यूटी देनी है। HL is negotiating with the vendor. वेंडर कौन होता है? सप्लायर। HL is negotiating with the vendor who has agreed to offer further discount. और शायद इसी पे रिक्वायरमेंट, इसी को ज़हन में रखकर जरा रिक्वायरमेंट में जाए, शायद यही फिर हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट निगोशिएट कितनी करनी है। नंबर 2, on average assembling of 1 unit of EXV would require 1.8 skilled labor hours at the rate of 200 per hour। अब कोशिश करनी है सर ये चीजें खत्म हो जाए आज। The production would be carried out in a single shift of 8 hours। ये क्या जी सिंगल शिफ्ट? दिन में 24 घंटे हैं, बस 8 घंटे की एक शिफ्ट होनी, एक शिफ्ट। एक क्वेश्चन अगर जहन में आ जाए तो जरा ढूंढे, जरा 3 शिफ्ट में भी काम होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे जरा, साइंटिफिक फार्मा, ये डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 की लास्ट लाइंस पढ़े, शुरू में था पेज नंबर कहीं शुरू में स्टार्ट में होगा 57 पेज 57 के एंड में जरा लास्ट बुलेट जो है 35 स्किल्ड लेबर्स, पूरा सेंटेंस करें। मेरा 3 शिफ्ट्स का जिक्र था, एक शिफ्ट 8 घंटों की, 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा था। अक्सर फैक्ट्रीज जो है वो 24 घंटे चलती हैं, लेकिन एम्प्लॉइज फिर रोटेट होते रहते हैं 8 आवर्स की शिफ्ट में। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है, आ जाओ वापस, कितने घंटों की शिफ्ट है सर? एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट सेटअप ऑफ मशीन would require, इसका क्या मतलब है सेटअप ऑफ द शिफ्ट मशीन? मशीनों को चलाने में, वर्किंग कंडीशन में शायद लाने में 30 मिनट लग जाते हैं। कितने घंटे की शिफ्ट है? तो फिर इफेक्टिवली काम कितनी देर होते हैं? क्या कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है एम्प्लॉय की वजह से? 6% of the input quantity of XX and YY would be lost during assembly process। XX की कितनी क्वांटिटी वेस्ट हो जाएगी? सिर्फ ZZ के बताया हुआ। What is 100? What is 100 सर? एक और परसेंटेज आ गई सर, 6% किसका सर? What is 6? लॉस। आगे चलें सर। HL works at a normal annual capacity of 4 million skilled hours। Annual actual production rates and skilled labor hours for the last 2 quarters are
एज अंडर। बात किसकी हो रही है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। 4 मिलियन स्किल्ड लेबर आवर्स हैं और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात हो रही है। प्रोडक्शन ओवरहेड से मुराद वेरिएबल या फिक्स? वेरिएबल या फिक्स? तो लास्ट 2 क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। 30 सितंबर क्वार्टर, अब क्वार्टर में कितने महीने? तो 30 सितंबर का क्वार्टर है और 31 दिसंबर का क्वार्टर। कितने घंटे सितंबर के क्वार्टर में? 950,000 और देयरफॉर कॉस्ट इंकर हुई 60.6 मिलियन और फिर 1050 मिलियन आवर्स, 1.05 मिलियन लेबर आवर्स काम हुआ और देयरफॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स 68 मिलियन इंकर हुए। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन है, साथ पुरानी इंफॉर्मेशन दे दी। आखिर इसका क्या यूज है? अभी कुछ मैं भी बताता हूँ, कुछ आप भी सोचना जी। ठीक है, नंबर 5, a special machine that would be used exclusively for the production of EXV99 would be purchased at a cost of rupees। क्या ये मशीन इसी प्रोजेक्ट के लिए आनी है? कितने की खर्चा है इसका? रिक्वायरमेंट। From the above information, determine the discount that would be obtained in order to achieve the target gross profit। अब स्टोरी जरा सही सेट कर लें जहन में। टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें जरा मेरे, एक मिनट। कहीं डेटा है? देखें जरा, चीजें आराम से, तसल्ली से, आराम से, सुकून से पढ़ें। 5 लाख क्या है? सॉरी, 5 लाख तो यूनिट्स है ना। 11,000 के एक सेल प्राइस पर यूनिट है, ऐसे ही डिवाइडेड बाय क्या करूं? 100 इंटू 40 सेल है ना, ये सेल प्राइस तो 4400 है। क्या है 4400? ये हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 11,000 का तो बेच रहे हैं हम, 4400 हम कमाना चाह रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस लें जरा, 6600 ये हमारी मैक्सिमम कॉस्ट है जो आनी चाहिए, ऐसे ही। अब इसको ज़हन में रखें, दोबारा पढ़े लाइन। अगर हमारी कॉस्ट आ ही 6600 रही है तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट इससे ज्यादा आएगी या कम आएगी? इससे ज्यादा आएगी, तो जो ज्यादा आएगी शायद कॉस्ट गैप डिस्काउंट लेंगे। दोबारा देखें कॉस्ट। अभी पिछले पेज पे जो बातें हो रही थी, एक पेज पीछे जरा चले जाए, कॉस्ट गैप एलिमिनेट करने की। उसमें एक सेकंड लास्ट एक तरीका पढ़ा ना अभी हमने कि निगोशिएट कर लें, कोई डिस्काउंट ले लें। तो शायद वो कह रहा है कि डिस्काउंट लेके कॉस्ट गैप कवर करना है। आप बताएं कि कितनी डिस्काउंट ले लें ताकि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो सके। अगर हमारा कॉस्ट गैप होगा, सोच लेना जरा, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कॉस्ट आ जाती 7,000 तो हमें कितनी डिस्काउंट लेनी चाहिए? फिर हमें 400 डिस्काउंट निगोशिएट करनी चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल हमारी कॉस्ट है ही 6600 तो हम टारगेट प्रॉफिट वैसे अचीव करना है। तो अगर 7,000 आ जाए और 6600 आनी चाहिए तो क्या कॉस्ट गैप है? और अगर वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 कॉस्ट आ जाए हमारी तो फिर जरूरत नहीं है। बाकी अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक अलग इशू है, जरूरत नहीं है ऐसी। हाँ जी, वर्किंग, अब किस चीज की वर्किंग करें हम? मेरा ख्याल सिर्फ अब एक्सपेक्टेड खर्चे की वर्किंग रह गई है। बाकी तो हमें पता चल गया। अब डिसाइड क्या करना कि कॉस्ट गैप है भी या नहीं। और एक हेडिंग बनाएं। अच्छा, मेरी ख्वाहिश यही है कि आप करवाएं। आपने महसूस किया होगा कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन बताया कुछ नहीं है। लेकिन ये ना हो कि आप भी साइलेंट ही रह जाए और मैं भी साइलेंट रह जाऊं। क्या फाइंड आउट करना है जी मिस्टर साहब? नहीं, थोड़ा सा वर्ड वही लगा लेना जो एग्जाम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी डिटरमिन क्या करना है? डिटरमिन डिस्काउंट टू अचीव टारगेट प्रॉफिट।
एक वर्किंग रेट टारगेट कॉस्ट की करना है, अब कर ही लिया आपने 11,000 डिवाइड बाय, अच्छा इसको सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 40 किया था अभी थोड़ी देर पहले आपने, 60 कर दें अगर, अब क्या फाइंड आउट करना सर कि खर्चा आना कितना है, खर्चा एक्सपेक्टेड कितना, अच्छा पर यूनिट वर्किंग है शायद ऐसी, तारीम बिस्मिल्लाह पढ़ सकते, तरतीब बनानी अब आपका काम है, डेटा देना एग्जामिनर का काम है, सीक्वेंस मेंटेन करना आपका काम है। सबसे पहले क्या है, मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल, एक्स एक्स वाई वाई जी 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 एक्स एक्स, ढूंढने सर जी, ढूंढे 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 ढूंढे, कितने कंपोनेंट चाहिए, एक ही यूनिट चाहिए, एक ही, एक हमारी प्रोडक्ट का नाम क्या है, EXV 99, क्या इसको बनाने के लिए XX का एक ही यूनिट चाहिए सर, इसमें लॉस भी तो है, नहीं थोड़ा नीचे लॉसेस भी हैं सर, ये ना कभी थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हुआ हो, XX में लॉस तो नहीं सर, तो 1 इंटू 2350 डन है सर, क्या जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इस्तेमाल होगा, क्यों सर, ऐसे ही होता है ना सर, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी इस्तेमाल होनी चाहिए, अगर कोई खाने पे गया मेरे जैसा, किसी ने बुला ही लिया मुझे, नहीं बुफे तो नहीं, अल्लाह रहम करे, किसी ने मुझे अगर खाने पे बुला ही लिया तो मुझे कितना खाना अपनी प्लेट में डालना चाहिए, जितना मुझे कितना इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी मुझे जरूरत है, बाकी फिर ले लूंगा, क्या हो गया, वो कौन सा खत्म होने लगा, वाई वाई पे आ जाए, सर आपसे मशवरा किया मैंने, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, मुझे भी अच्छा ओपिनियन नहीं दिया जा सकता, हमारे ताल्लुकात इस हद तक खराब तो है वैसे, लेकिन इतने भी नहीं है, शाम को ठीक हो जाएंगे, जिस क्लास में आप रेगुलर आएंगे वहां ठीक है हमारे हालात, और जहां आप गेस्ट अपीयरेंस दिखाएंगे वहां फिर ऐसे ही होगा, वाई वाई सर ठंडी बड़ी होती है सुबह, एक्स एक्स डन है सर, वाई वाई कितना रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है सर, ये वर्ड प्लीज क्लियर रखिएगा, मैंने जान के हाईलाइट किया हुआ है, कितना रिक्वायर्ड है, आ जाए नीचे जरा डाटा ढूंढे, 1.5 kg रिक्वायर्ड तो मान लिया मैंने, क्या इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, कितना ज्यादा यार, कैलकुलेटर उठा लें जरा, अब देख लें अब क्या करना है, ना करेगा कुछ जहन में स्टोरीज बनाए, वो टॉय रिवाइज किया कल, टॉय शॉय वगैरह वगैरह, कुछ जहन में बनाएंगे वो डायग्राम को ही अपने, ये 1.5 कहाँ है आपकी डायग्राम में, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पहुंचना कहाँ है, इस्तेमाल, परसेंटेज पढ़े, व्हाट इज 100, इनपुट, इनपुट किधर है, 1.5 के नीचे, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, बनती ही बात को सर, 1.5 डिवाइड बाय, बोलने मुझे समझ आ जाएगा क्या करना है, डिवाइडेड बाय जी 7, अगर नहीं क्लियर तो मतलब नहीं क्लियर मीन्स बना लिया ना, तो वर्किंग बना लेते हैं, लेकिन इस बात को खत्म करते हैं यार, क्या 1.5 kg रिक्वायर्ड है, तो व्हाई वी हैव टू यूज मोर, वेस्टेज है, अब परसेंटेज किसकी बेस पे बताइए उसने, परसेंटेज ऑफ लॉस किसकी बेस पे बताइए, इनपुट की बेस पे, क्या कभी उसने आउटपुट की बेस पे बताई है, हाँ जी बताई है, 2 जगह रिवाइज करना, घर जाकर जल्दी से लिखें, डेजी, डेजी लिखें वॉल्यूम 1, वेरिएंस एनालिसिस डेजी ढूंढना, और नंबर 2 सीवीपी का सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आइडियल, ढूंढने, अब ये चीजें इस तरह की चीजें ढूंढ ढूंढ के फाइनल करें, क्या कभी वो भी हुआ है, यस वो भी हुआ है,
किसकी बेस पे बताया हुआ था वहां? इन दोनों क्वेश्चन में देखिएगा, आउटपुट की बेस पे बताया तो ऑब्वियसली 100 वहां है। ये हमारी चॉइस नहीं है। मार्कअप हो तो कॉस्ट इज 100, मार्जिन है तो सेल इज 100, इनपुट है तो इनपुट इज 100, आउटपुट है तो आउटपुट इज 100। तो प्लीज जरूर देखिएगा जी, ठीक है वो, लेकिन एक नजर देख लीजिएगा। ये आइडियल क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एंड में होगा, क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर के एंड में, आइडियल केमिकल समथिंग। जी सर, वाइंड अप कर लें। नई चीजों पे आप टाइम दिया करेंगे यार। क्या करूं? 1.5 डिवाइड बाय, बस खत्म कर देंगे, 94 इंटू 100। आगे चलें। 1 kg का रेट क्या है? 1 kg का रेट है, देखिए जरा ढूंढे कहीं। कॉस्ट पर केजी मींस पर 1 kg 1400, 2234। हाँ जी सॉरी, वो आइडियल केमिकल्स क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडियल केमिकल्स मैंने 2 बोल दिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, काइंडली सही जगह पहुंच जाएगा। जी 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 1 डिवाइड बाय, यहाँ भी 94 इंटू 100 इंटू 1200, रिक्वायर 1277। सॉल्व तो कर लें, आप देख के लिखना शुरू कर, 1277 देख के लिख, सुन के लिख लीजिए। सर 1.06 नहीं ना यार, ना करना है, नहीं है ना वो, ये नहीं है, ये आप आउटपुट को 100 कह रहे हैं सर, 1.06 सभी बनता है, यकीन मान, ना करना। 1.06 मतलब 106 बना दिया आपने, तो 100 तो किसको कह दिया उसने? इनपुट को। अब लॉस होना है तो अल्लाह करे लॉस के बाद 106 हो जाए, लेकिन होता नहीं। जी यहां तक काइंडली सम करें। किस चीज का सम, किस चीज का सम आ रहा है? 5861। अब 1 मिनट काइंडली रुकिएगा जरा, बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो अभी हमने परचेज प्राइस फाइंड आउट की है, परचेज कॉस्ट। क्या कोई कस्टम ड्यूटी भी है? सर है सर, बताएं क्या इसे भी कंसिडर करेंगे? अच्छा आप काइंडली अपनी एक फेवर छोटी सी करनी है, आपने यहाँ थोड़ी सी स्पेस रखनी है, ये थोड़ी सी राइट साइड पे, अगर राइट साइड पे अब नहीं है तो फिर आपने करना ये है, नहीं लेफ्ट साइड पे भी नहीं है, मैंने साथ के देखा पेज, तो 2-3 लाइनें फिर नीचे रखनी है, वो फिर मैं रख के आगे चलता हूँ, मैंने वहां एक लंबी सी आपके साथ बहस करनी है। पहले जरा कस्टम ड्यूटी मेरे फाइनल करवा दो। क्या कस्टम ड्यूटी कंसिडर करूं सर? अच्छा जो टैक्सेस होते हैं ना, ये रिफंडेबल भी होते हैं, नॉन रिफंडेबल भी होते हैं। कस्टम ड्यूटी भी वो कह दे रिफंडेबल हो सकती है, नॉन रिफंडेबल भी हो सकती है। अब यहाँ बताया नहीं हुआ कस्टम ड्यूटी के एंगल से, तो थोड़ा सा लिखना पड़ जरा। कस्टम ड्यूटीज बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल ही होती हैं, लेकिन ये जो सेल्स टैक्स इनकम टैक्स है ये रिफंडेबल भी हैं, नॉन रिफंडेबल भी हैं, उनकी एजम्पशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कस्टम ड्यूटी बाय डिफॉल्ट इज नॉन रिफंडेबल। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है रिफंडेबल है, तो फिर प्लीज बचपन से प्लीज फाइनल करें चीजें, फिर बोला था एसेट है, इसका उससे इसका ताल्लुक कोई नहीं है। ये कस्टम ड्यूटी करूं कैसे? नहीं करूं कैसे, करूं कैसे? 15% किसका? तो क्या ये 5861 कॉस्ट है? ठीक है, तो 5861 इंटू 15%। अब जब आप 15% करते हैं ना, तो भूलना नहीं है डिवाइड बाय 100 खुद हो गया, ऑब्वियसली अगर आप डिवाइड बाय 100 इंटू 15 करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो 879 जी 7 आपके करें क्लियर जी, सम कीजिएगा यहाँ, व्हाट इज 6740 नाउ टोटल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। इंक्लूसिव से यहाँ मुराद प्लस हुई हुई है माइनस हुई हुई? प्लस होने का मतलब क्या ये 100 था? एक सेकंड बोर्ड पे देखा, क्या 5861 100 था? क्या ये 15 था? तो ये रह गया 85। अब ये क्यों 115 हुआ? प्लस हुआ है, नहीं शामिल हो मतलब ऐड होके शामिल हुआ। क्या ये 115% है? बस इतनी जगह कैंडी बना सकेंगे साथ, और इसके नीचे फिर 2 लाइन रख के कीजिएगा आगे जो भी करना। नहीं सर 1000 यूनिट की नहीं है सर, ध्यान दें गुस्सा, वो है 1000 यूनिट मंगवाने इकट्ठे हैं,
वो हमारा प्लान ये है कि रॉ मटेरियल इकट्ठा मंगवाएंगे, लेकिन ये सब पर यूनिट है, 1 यूनिट रिक्वायर। कल 2 लाइनें छोड़ दें, आगे बताएं क्या करना, स्पीड अप हो थोड़ा। लेबर, इकट्ठे जी। लेबर का लेबर का खर्चा आप कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा अगर समझ लें, हम एक्सप्लेन कर लें जरा। 1 यूनिट रिक्वायर्स बताएं, लिखना छोड़ दें एक मिनट। 1 यूनिट रिक्वायर्स 1.8 आवर्स skilled labor hour, skilled employees, skilled labor. Is it required? What is the rate per hour? तो मेरा ख्याल है तो सीधा मल्टीप्लाई करें 1.8 into 2। प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है, जरा डेट सारे लाइन जरा पढ़ लें जरा सही तरह। नहीं, वो तो ओवरहेड्स की तो बात बाद में कर लेते हैं ना, वो तो ठीक है, मुझे याद करा दीजिएगा, लेकिन पहले लेबर में कोई इशू है? आप एम्प्लॉइज को एक शिफ्ट के पैसे देंगे कितने? 8 घंटे के देंगे, लेकिन इफेक्टिवली काम, ये जो यूनिट है इसको 1.8 आवर्स रिक्वायर्ड तो है, लेकिन क्या इस यूनिट पे टाइम ज्यादा लगाएंगे तो रिक्वायर्ड निकलेगा? बहुत से इसके तरीके हैं वर्किंग के, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सोचेंगे, कोई एक आध तरीका मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन बहुत से इसके अदरवाइज भी वेज हैं। एक तरीका सुना जरा, कैलकुलेटर पे लिखें 200, बताएं 200 के, एक सेकंड करें, 108 से मल्टीप्लाई, ये 1600 क्या है? एक शिफ्ट की कॉस्ट आ गई, एक शिफ्ट की कॉस्ट आ गई। पहले इसको यहां तक खत्म कर दो। अब काम होना कितने, एक्चुअली काम कितने टाइम में होना? तो अगर मैं इस 1600 रुपए ऑफ लेबर कॉस्ट को, 1600 रुपया ऑफ लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर दूं इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से, तो मुझे पहले ये बताएं आएगा क्या? मुझे आंसर नहीं चाहिए, आएगा क्या? जिस आर में काम हुआ है उसका रेट आ जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है हम अंग्रेजी में एक्सप्लेन करें, जिस टाइम में काम हुआ है उसका रेट आ जाएगा। मैंने किया क्या है, दोबारा जीरो करा, मैंने 200 क्या लिखा है और फिर मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, पैसे हमें यही देने हैं, 8 घंटों के पैसे देने हमने 1600 रुपए, लेकिन इस टाइम इस कॉस्ट से इफेक्टिवली काम कितनी देर होगा, तो डिवाइड बाय करें जरा 7.5, ये क्या आया? तकरीबन 213 पॉइंट समथिंग आ गया। ये काम जिस टाइम में होना उस टाइम का अर्ली रेट। तो अब जरा 1.8 देखें, ये 1.8 क्या इसमें काम होना, क्या इसमें काम होना है, इतना एक यूनिट ने टाइम लेना है, तो मल्टीप्लाइड बाय करें जरा 1.8, ये क्या आया 384, ये क्या है? पर कुछ है, ये पर है कुछ हजम हुई मेरी बात? रिपीट करवाएं, क्या किया आपने? 200 into 8 डिवाइड बाय 7.5 इज इक्वल टू, या सिंपल सीधा ही पहले क्या आ गया, नहीं मतलब आ क्या गया, आर्ली रेट आ गया जिसमें काम होना है, और मल्टीप्लाइड बाय 1.8 आवर्स इज इक्वल टू 384 पर यूनिट। पहले एक वर्किंग लिख लें, लेकिन मैं जरूर ये चाहूंगा कि आप अल्टरनेट तरीकों से सोचें। पहुंचना कहां तक है? हाँ जी, पर यूनिट रेट निकालना, तो एक जरूर लिख लें, लेकिन 2-3 मिनट जरा दें अपने आप को, आप कर सकते हैं।
आप किसी और तरीके अगर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, जरूर सोचें और प्लीज सोच लेंगे आप। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपको पहले कहना चाहिए था, सोचा अब नहीं आपका दिल कर रहा। यही हुआ है, बस हो गया। शुक्र है हो गया, तो इस नतीजे तक तो नहीं पहुंचा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? नो सजेशन, जाती कर रहे हैं वैसे, शायद मैंने गलती की है। मैं एक सेकंड, आप मेरे से फिर एक और सुन लें, दो तरीके शायद एक और वे से, फिर उसके बाद सॉरी अब डब्बा बन गया मेरा। मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँगा कि हम कम से कम ये परसेंटेजेस भी फाइनल करेंगे। क्या कहीं वेस्टेज है, आइडल टाइम है बीच में? तो आप इस तरह करें जरा, ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 जो थी इसी पेज एक पीछे, वो जरा पेज सामने रखें, यानी कि मींस उसकी तरह मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसमें एग्जांपल नंबर 1 में लेबर से रिलेटेड कौन सी लाइन है? थर्ड लाइन दरमियान में, तो वहां पे रेट था 5% ऑफ। तो सर जी इस तरह सोचा जा सकता है? जरा दोबारा एक सेकंड जरा आते जाते रहिए, जब मैं कहूँगा वापस जरा डाटा पे है। हमारे एक यूनिट को 1.8 आवर्स रिक्वायर्ड है, ये मैंने सही जगह लिखा? 1.8 आवर्स रिक्वायर्ड है। ये भी तो सोचा जा सकता है कि हर यूनिट को टाइम देना कितना पड़ेगा। मैंने अभी क्या किया, हमने तो शायद 8 घंटों को इकट्ठा कंसिडर कर लिया ना, 8 घंटों को इकट्ठा कंसिडर कर लिया। क्या मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एक यूनिट पे टाइम इस्तेमाल कितना होगा तो 1.8 रिक्वायर्ड बचेगा? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वापस एग्जांपल 1 में जाए, मैं भी एक आइडल टाइम की परसेंटेज बना सकता हूँ। अब परसेंटेज अवेलेबल नहीं है, वो देखिएगा वहां कोई परसेंटेज दी हुई सर, दी हुई है सर, नहीं वहां परसेंटेज दी हुई है सर। यस एग्जांपल 1 है यार, एग्जांपल 1 वहां दी हुई है 5%। मैं यहां बनाना चाहता हूँ, कैसे बना सकता हूँ? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही कर दिया आपने। मैं इस तरह सोच सकता हूँ कि अगर 8 घंटे इस्तेमाल होंगे तो हाफ आवर वेस्ट होके 7.5 आवर्स इफेक्टिवली बचेंगे। हो सकता हूँ सर, तो यहां से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 0.5 डिवाइड बाय 8 इंटू 100। एक मिनट बताइएगा, ये क्या किया मैंने? 0.5 का नाम बताया, आइडल टाइम डिवाइडेड बाय ना इनपुट नहीं, अच्छा कोई और वर्ड, ठीक है इनपुट करें, डिवाइडेड बाय आवर्स पेड। मैंने वो वाला काम किया। एग्जांपल 1 में दोबारा जाए, क्या उसने 5% को आवर्स पेड के एंगल से बताया था? बताया होगा हमें। तो मैंने आइडल टाइम डिवाइड बाय क्या किया, आवर्स पेड इनटू 100 करके मैंने क्या फाइंड आउट किया? आंसर बताइए, आंसर बताइए। 6.25 क्या निकला? परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम, किसकी बेस पे? ऑफ आवर्स पेड। ऐसे ही सर, अब मुझे बताएं जरा इस एंगल से कि मैं 100 कहां लिखूं?
100 आवर्स पेड, बीच में कितना लॉस परसेंटेजेस के एंगल से, और इधर कितना रह गया, इधर कितना रह गया 93.75। अब क्या करूं, 1.8 सलमान तो बोल दे यार, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, बताएं ये 1.92 क्या निकाला मैंने, नहीं आइडल टाइम मैंने नहीं निकाला, ये इल्जाम है मेरे पे, मैंने नहीं निकाला, मैंने वो निकाला जो इस्तेमाल करना पड़ेगा टू गेट द रिक्वायर्ड 1.8। ना करी यार, आइडल टाइम निकाल ली है, एक 1.8 आवर्स रिक्वायर्ड और 1.92 आइडल आवर्स ना करी है, इतना मोबाइल इस्तेमाल टाइम है, ये बात हुई ना, बिल्कुल सही है, इस्तेमाल टाइम है टू गेट द जरूरत टाइम, ठीक है ना, जरूरत क्या हो गया इंग्लिश में बात, सॉरी रिक्वायर्ड टाइम सर, यूज टाइम, लेकिन बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई है। 1.92 के अंदर क्या अब आइडल टाइम है, देयरफॉर क्या अब इसे मल्टीप्लाइड बाय 200 कर सकता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 200 कर सकता हूं सर, कीजिएगा जरा यार, क्या आंसर आया, मैंने ऊपर क्या किया या ऊपर आपने क्या किया और मैंने अभी क्या किया, जरा देख के बताएं, नहीं वहां मैंने रिक्वायर्ड आवर्स का रेट निकाल लिया, 7.5 से डिवाइड करके मैंने आर्ली रेट को एडजस्ट कर दिया, आर्ली रेट को रिक्वायर्ड आवर्स के मुताबिक बना के 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां मैं क्या कर रहा हूं, अपने रिक्वायर्ड टाइम को यूज टाइम में कन्वर्ट करके 1.8 को 1.92 पे ले जाके फिर वो 200 एज इट इज मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, रिपीट करें, पहले मैंने क्या किया, जो रेट था 200 उसको मैंने यूज टाइम की बजाय रिक्वायर्ड टाइम के पर आवर में कन्वर्ट किया और फिर मैंने रिक्वायर्ड टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया 1.8। अब मैंने क्या किया, नहीं मैंने बहुत कुछ किया यार, इतना लंबा था मैंने काम किया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने रिक्वायर्ड टाइम को पहले यूज टाइम में कन्वर्ट किया और फिर मैंने 200 एज इट इज लिखा, लेकिन आप लिखने लगे हैं, मैं एक और चीज में भी पहले इंटरेस्टेड हूं। मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने भी एक परसेंटेज निकाली है और मैंने 8 को बेस रखा, इज इट कंपल्सरी? अब क्योंकि आइडल टाइम की परसेंटेज मैं निकाल रहा हूं और क्वेश्चन में तो नहीं है, तो क्या मैं बेस जिस तरह इनपुट या आउटपुट या बेस सेल या कॉस्ट यहां ऑल्टरनेटिवली भी कर सकता हूं? कर सकता हूं सर, कर दूं सर, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। 0.5 क्या है, 0.5 क्या है, डिवाइडेड बाय 7.5 मैंने किया है, इनटू 100 करें और आंसर जो आएगा काइंडली प्लीज लिखवाएं। परसेंटेज यकीनन बदल गई है, लेकिन अब ये परसेंटेज किसकी बेस पे है, ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड कर लेते हैं, जो एग्जैक्टली वर्ड है, सही है, वर्ड कह लें जो क्वेश्चन के मुताबिक वर्ड है, अगर वो यूज कर रहे हैं, ऑफ आर रिक्वायर्ड। क्या आपको याद है कि अगर सेल की बेस की बजाय कॉस्ट की बेस ले ले तो परसेंटेज बदल जाती है, लेकिन प्रॉफिट वही रहता है। पहला सफा देखें जो कल बनाया, पहला सफा जो आपने कहा था आधा सफा खाली, वहीं पे लिख लेते हैं। पहला सफा टारगेट कॉस्टिंग का, सात कल किधर था, टारगेट कॉस्टिंग का पहला सफा, आधा सफा क्या लिखा था, 20,000। क्या प्रॉफिट वही 20,000 है? कभी परसेंटेज 20% आती है, कभी 16.67% आती है, हो क्या रहा है, परसेंटेज बदल भी जाए, बेस बदलने से परसेंटेज बदली, अमाउंट सेम है, तो दोबारा इधर हिम्मत कीजिएगा। क्या अभी भी रिक्वायर्ड टाइम 1.8 ही है? सर रिक्वायर्ड टाइम 1.8 ही है सर, लेकिन अब गौर से जरा ये परसेंटेज देखें और बताएं 100 कहां लिखूं अब, कभी कहीं लिखवाते हैं, कभी कहीं लिखवाते हैं।
कब कहाँ लिखवाते हैं, कब कहाँ लिखवाते हैं? जब पेड आर बेस है तो पेड आर्स के नीचे लिखवाते हैं, जब रिक्वायर्ड आर बेस है तो लिखवाएं। 100 कहाँ लिखूं? लिख दूं सर? अब वेस्टेज कितनी होनी है? ये अल्लाह राउंडिंग ऑफ होनी है। अब यहाँ क्या लिखूं? और जाने दे यार, माइनस कर ले, कमाल है यार, अभी पूरा तो किया यार माइनस, यार कमाल है। 106.67 अब डन है ये? डन है सर? या अल्लाह मदद की मौला। 1.8 लिखें कैलकुलेटर पर, 1.8 लिखें कैलकुलेटर पर। 1.8 से उधर आना, यूज टाइम निकालना। रिक्वायर्ड अवेलेबल है, यूज्ड है, लेकिन अब परसेंटेज रिक्वायर्ड टाइम की बेस पे है, तो डिवाइड बाय 100 इनटू करें 106.666667 करें जरा, मैंने तो राउंड ऑफ किया। 1.92 लाके छोड़ना किसी तरीके से, तो नहीं आगे वैसे भी तकरीबन आ गए यार, खुदा के लिए अब ये ना कह दीजिए। 1.92 आ गया? क्या किए, कैसे किए? अब डिवाइड बाय 100 इसे क्यों किए? क्योंकि रिक्वायर्ड टाइम की बेस पे परसेंटेज है, और इनटू 106.67, व्हाट इज दिस 1.92? यूज टाइम, एंड यूज टाइम देन मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू, तो इज इट इंपॉर्टेंट कि हमेशा बेस किसी एक ही चीज को बनाया जाए? ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर एग्जामिनर ने बेस बना दिए तो हम अकॉर्डिंगली सोचेंगे, और अगर खुद से बनाना चाहें तो हम जिस तरह चाहे बना सकते हैं, लेकिन लॉजिकली क्लियर होना चाहिए सर। आई होप कि मैंने बाई फोर्स नहीं बना दिया ये। वैसे तो और 3-4 और भी होने चाहिए। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस लिए कहता हूँ कि आपसे जो पहले बुजुर्ग हजरात थे वो बना लिया करते थे, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही सेंटर किया। चले ये तो देख के जल्दी से लिखें। जी अब्दुल्ला अहमद, मेरे ख्याल आप इसी तरह की बात कर रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काइंडली बता दें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। अगर कोई लेक्चर किसी का रह जाया करे तो काइंडली बेटा कंप्लीट किया करें यार, इस तरह तो फिर फायदा कोई नहीं है, छोटी छोटी चीजें फिर खराब हो जाएंगी। जी आप भाई के आपके किसी नए मैसेज का इंतजार करें, वो एक्सक्लूड हुआ तो पहले किताब में ही नहीं था। हर चीज का पता है, ये नहीं पता कि सवाल कौन सा करना था कल। नोटेड है सर? क्या नोट किए?
आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि आपने कोई एक तरीका कम से कम और बताना है कल। सर जी सोचें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल करे वो बताना बेटा, सोच के होम असाइनमेंट लिखें साथ। क्या है कि कोई ना कोई एक और वे मुझे कल जरूर बताना है कि ये 384 कैसे आ सकता है। अब ये ना हो कि ये सर ये कैलकुलेटर पर अगर जीरो दबाया जाए ना कोशिश करेंगे तो ये सोचने से है, सोचा जाएगा, हो सकता है, तरीके हैं, कर लेंगे कल, सोच कर लेंगे। सही लग रहा है, गुड एफर्ट, लेकिन लिख के पहले चेक कर लें कल। सही जी। फाइनली जो इस वक्त बात हुई क्लियर है सर? सर क्लियर है सर? आए क्वेश्चन बैठ करें सर। जी सर, दो नहीं, मैंने सारे करने। जी सर जी, पॉइंट नंबर कौन सा हो गया सर? स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। 3 पे आ जाए, 3 पढ़े सर। 3 पढ़ के कुछ पुरानी जिंदगी की बातें जहन में लाने की कोशिश करें। क्या इस डेटा से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी चीज की? बात वैसे किसकी हो रही है? पॉइंट नंबर 3 में सर बात किसकी हो रही है? ओवरहेड्स दे रहा है ना, लेकिन 2 क्वार्टर्स के दे दिए। हमें वैसे ये पता है कि हमारे एक यूनिट को टाइम चाहिए कितना? 1.8 चाहिए। क्या ओवरहेड जो है 1.8 आवर्स में इंकर होंगे या 1.92 आवर्स में इंकर होंगे सर? वो देख लिया कराट एक नजर। ओवरहेड्स किस टाइम पीरियड में ही इंकर होंगे? जो टाइम काम होगा या आइडल टाइम में भी होंगे? तो 1.8 है। अब इस 1.8 ने मल्टीप्लाई होना है किसी से। किससे होना है? ओवरहेड के रेट से। पर आवर से मल्टीप्लाई होना चाहिए या पर यूनिट से? पर लेबर आवर से या पर मशीन आवर से? लेबर आवर से क्यों? क्योंकि 1.8 पर लेबर आवर है। लेबर का टाइम ऐसे ही सर। तो यहाँ सर जी 2 लेवल्स का जो डाटा दिया हो ना, इससे हम बचपन जहन में लाके हाई लो लगा के क्या क्या कर सकते हैं। आए थोड़ी स्पेस रखें, इसकी भी एक वर्किंग करें। तो वर्किंग में चले जाए, थोड़ा अलग से लिख कर। अब ये सारी चीजें पुरानी नई इकट्ठी होके आती जाया करेंगी। तो किसी को हाई लो याद है? मैं क्या कर लूंगा हाई लो लगा के? वेरिएबल और फिक्स लेता कर। तो मेरे साथ रहिएगा, तरीका बता दो। 2 ही लेवल्स दिए मैं, 2 ही लेवल्स होते हैं। तो पहले कौन सा लिखना होता है? हाईएस्ट लेवल कौन सा है इसमें? 1050 आवर्स। अच्छा मेरे वो सारे सुनने, मैं ट्राई करूंगा कि सब कुछ रिवाइज होते हो। जब 1050 आवर्स काम हुआ तो ओवरहेड्स इंकर हुए 68 मिलियन। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंकर हुए 68 मिलियन। फिर जब सेकंड क्वार्टर में किसी और कह लें या लोएस्ट क्वार्टर में 9,50,000 आवर्स काम हुआ तो कॉस्ट इंकर हुई 65.6 मिलियन। बल्कि कॉस्ट की जगह सही वर्ड होना चाहिए, ओवरहेड्स इंकर हुए 65.6 मिलियन। डन है सर? ऐसे ही सर। तो मैंने पहले दूसरा क्वार्टर क्यों लिख लिया? अच्छा भला तरतीब में लिख रहा था। पहले हाई फिर लो, डिफरेंस लें। डिफरेंस 1 लाख। जब 1 लाख आवर्स का इजाफा हुआ तो कॉस्ट में इंक्रीज। सर जी बता तो दे, फिगर तो बता दें नहीं यार। जब आवर्स में इजाफा 1 लाख हुआ तो खर्चे में इजाफा 24 लाख हुआ। ये ठीक है? मेरे वर्ड्स आते हैं कुछ याद? क्या ये लाख का इजाफा, लाख घंटों का इजाफा होने से कॉस्ट में 24 लाख का इजाफा हुआ है? इज इट एंटायरली वही? यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। क्यों नहीं निकाल सकता? एक्टिविटी लेवल आवर्स में है कि ये आवर्स हैं सर। निकालूं कैसे? 24 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, क्या सामने आ गया? व्हाट इज 24? वाई मशीन पर वाई लेबर आवर
क्योंकि एक्टिविटी लेवल फर्स्ट करें यूनिट्स का डाटा होता है ये जहाँ असेंबली लेबर लिखा होता है यहाँ यूनिट लिखा होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल ओवरहेड का रेट हाइलो लगा के पर आर आया है पर यूनिट आया है, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। अगर यूनिट्स का डाटा होता है जहां आर्स लिखे यहाँ यूनिट सपोज कर लें, तो अगर लाख यूनिट से मैं डिवाइड करता तो पर यूनिट आंसर आता। अगर ये मशीन आर लिखा होता है असेंबली मशीन आर्स तो पर मशीन आर रेट आना था। इस केस में क्या आया पर असेंबली लेबर आर पर असेंबली स्किल्ड लेबर आर। खैर एक लास्ट स्टेप करवाना, लास्ट स्टेप फिर क्या होता है नेक्स्ट सर क्या होता है सर? नहीं कोई एक उठा लेना, आप कौन सी उठानी है? कोई एक कौन सी उठा लेते हैं? आई उठा लें। हाई लेवल पे टोटल खर्चा कितना है? 68 मिलियन। अब क्या करूं? कैसे? पर आर रेट अवेलेबल है अब, तो 24 से मल्टीप्लाई करके 25.2 मिलियन क्या है? 68 मिलियन है टोटल प्रोडक्शन ऑफ रेट्स, 25.2 मिलियन क्या है? तो डिफरेंस क्या है? कितना? 42.8 मिलियन। यहाँ भी हम शदीद गलती करने का फिर खतरा करेंगे, बचपन में करते थे। हाँ जी वाह ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट जो है ये पर यूनिट है ये पर आ रही है। ये फिक्स कॉस्ट आई कैसे है? फिगर देख ना ना प्लीज, अब ये फिर गलती हो रही है। मैंने किया क्या? मैंने किसी एक क्वार्टर का डेटा ढूंढा। 68 मिलियन किसी एक क्वार्टर का टोटल खर्चा है। उस क्वार्टर का टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा कितना? 25.2 मिलियन। तो व्हाट इज दिस 42.8 मिलियन? फिक्स कॉस्ट तो है ठीक है, डिफरेंस आ गया है, लेकिन पर क्वार्टर क्यों आया? क्योंकि कॉस्ट ही क्वार्टर की है। अब ये जहां क्वार्टर्स लिखा हुआ है, फर्ज करें यहाँ ईयर्स लिखा हो, वीक लिखा हो यार, मंथ लिखा हो, तो प्लीज वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल आती है, और एक्टिविटी लेवल कैन बी यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, और फिक्स कॉस्ट इस डेटा से पर पीरियड आती है। इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा ऑफ द क्वेश्चन कि पीरियड क्वार्टरली है, एनुअल है, सेमी एनुअल है, कौन से हैं, पर वीक हैं, कौन से हैं। तो इस केस में कौन से हैं? तो ये क्वार्टरली डाटा है पर क्वार्टर। एक काम और कर लें तसल्ली से, और ये चीजें बिल्कुल ज़हन में फाइनल होनी चाहिए यार। लेट्स अज्यूम 950,000 लिखें, ये कैलकुलेटर पे करें, को लिखें 950,000 को 24 से जरा दें, ये क्या आया यार? सही पूरा बोल देना, मतलब क्या है? जिस क्वार्टर में 9,50,000 यूनिट्स बने उस क्वार्टर की ये वेरिएबल कॉस्ट है, उस क्वार्टर की टोटल कॉस्ट कितनी है? तो 65.6 मिलियन में से माइनस करें। ये क्या है? क्या फिक्स कॉस्ट का सम सेम रहता है? क्वार्टरली वो सेम रहेगा। और क्या अगर क्वार्टरली मिल गया तो पर एनम निकाला जा सकता है? कैसे? देखिए जिस तरह आपने पहले दिन में साथ हाइलो मेथड किया था, आज भी बिल्कुल तो नहीं चले, तकरीबन वैसे किया। क्या कल परसों अगर ये फिर हाइलो आ गया तो कल भी ऐसे करेंगे? कल आना यार, खुदा के लिए कल ना कीजिएगा। एक दिन तो रिटेन रखेंगे। Fixed cost per period remains same if there is no information. Variable cost per activity level remains same if there is no information. आज टेस्ट दे दीजिएगा कल सारा यार, जरूर दिया करें, जहां भी दें लिखें सोचें प्लीज। कल एक क्वेश्चन हमने करना है इंशाल्लाह, उसमें टारगेट कॉस्टिंग और फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग मिक्स आएगी, तो प्लीज टेस्ट हुआ होगा तो इंशाल्लाह
आप करवा देंगे मैक्सिमम। जी सर, यहाँ तक हो गया, लिखिए। जिन्होंने लिख लिया है अगर किसी ने, तो एक काम अभी रहता है, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है ये आर्ली है, हमें शायद अभी फिक्स कॉस्ट टोटल तो आ गई है, एक काम अभी शायद एक्स्ट्रा करना है, तो जरा सोचें जो लोग कर लें। 1 यूनिट तक हम शायद नहीं पहुंच सकते, और यूनिट्स की इंफॉर्मेशन हम आर्ली में पहले पहुंच सकेंगे, हम पहले आर्स में पहुंच सकेंगे। नोट कर लिया सबने? कंप्लीट कर लें जरा यार, चलें सर एक फिनिशिंग टच दें जरा। ये बेटा अब आ गया पर क्वार्टर खर्चा। जहां ये डेटा दिया उससे ऊपर लाइन पढ़े जरा, पॉइंट नंबर 3 की फर्स्ट लाइन। एक नॉर्मल कैपेसिटी है, क्या मैं यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड्स का अब आर्ली रेट निकाल सकता हूँ? सर निकाल सकता हूँ सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये घंटे जो दिए मैं ये एनुअल है, अंडरलाइन द वर्ड 2-3 दफा। तो इस तरह की चीजें अब देर में क्लिक होनी चाहिए, वरना फायदा कोई नहीं है। ये क्या मेरे सामने, तो अब मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो इसे इंटू 4 करके डिवाइडेड बाय 4.4 मिलियन कर लूं, या मैं क्या कर सकता हूँ 4 मिलियन जो दिए मैं उन्हें डिवाइड बाय 4 करके हर क्वार्टर निकाल के फिर डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन एज इट इज ये दोनों फिगर्स इस्तेमाल में क्यों नहीं कर सकता? ये पर क्वार्टर है, वो पर एनम है। बताएं या क्या करूं या क्या करूं? नहीं मतलब कर तो दोनों सकता हूं ना, तो यार वही पूछा मैंने, क्या कर सकता हूं, क्या करूं क्या सर? 42.8 मिलियन इंटू 4, अगर करवाया आपने तो आप बेस बताएं, बेस बेस बेस, और यार वो पर एनम है, तो ये भी अब पर एनम हो गया है। व्हाट इज 42.8? पूरा बोलेगा पूरा बोलेगा पूरा बोलेगा, एवरेज पर स्किल्ड आवर पूरा अगर पर आर, ठीक, y इंटू 4 पर क्वार्टर को, एक साल में कितने क्वार्टर, और अल्टरनेटिवली क्या कर सकता था, करके देखा करें, करके देखा करें। 42.8 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन, 4 मिलियन पर ईयर है, डिवाइड बाय 4 पर क्वार्टर आ जाएंगे। तो या क्या करें या क्या करें, या खर्चे को एनुअलाइज करके एनुअल से डिवाइड करें, या 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 आज को क्वार्टरली में कन्वर्ट करके क्वार्टरली कॉस्ट डिवाइड करें। हजम ने सर आगे माइंड अप करें। अब इन रेट्स की हमें क्या जरूरत है? सर ये तो बता दें यार, ये भी नहीं, क्वेश्चन साइलेंट तो नहीं कहीं? जी वेरिएबल और रेट्स बताएं, कैसे करूं? 1.8 या 1.92 ये फाइनल कर लिया अब आप लोगों ने, मल्टीप्लाइड बाय 24, जी दोनों को प्लस कर लो, चॉइस इज योर्स। नहीं वो पिछले सवाल में हुआ था शायद, चॉइस इज योर्स, इकट्ठा करके करना है या सेग्रीगेट करना। मैंने तो कहा था, एक सवाल गौर से सुना, कि फिक्स ओवरहेड्स का जो रेट होता है ये रेलिवेंट नहीं होता, तो ये भी अब चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। कल मैंने ये सेम सवाल दोबारा करना है, फिर आपने सही बताना। आज भी वैसे सही बताया आप, आज मैं क्यों लगा हूं इस चक्कर में? कोई ऐसे नहीं, मतलब कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं कि टारगेट कॉस्टिंग बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्टिंग बताएं, अगर होती तो मैं फिर वही करूंगा जो आप मुझे कहेंगे, लेकिन आप कहते कुछ नहीं, आप करूंगा ये साथ कुछ कहें, आंसर ही बता दो। साथ यार कल कंप्लीट करके आना यार, अच्छा भला तो जा रहा होता है यार, खुश हो जाता। नहीं कैंपस इनसाइड तो नहीं चलना है यार, वो तो सुबह टाइम पे आया करना, बहुत अच्छा, मैंने बंद करा दिया वैसे। 43.2 एंड 77.04, लास्ट लाइन पढ़ेगा, लास्ट लाइन पढ़े, उसकी रेलेवेंस बनती,
लास्ट लाइन, क्या बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन इस स्टोरी में बनती है कंसिडर करने वाली? बिल्डिंग की कितने की आनी आई है, आ गई है आनी है? 15 लाख की मशीन भी लेनी है, ढूंढे ये करवा सकते हैं, अभी हायर टाइम है मेरा ख्याल, आप खुद सोचा करो। कंसिडर करें, हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं जो जहन में लाए जरा, हम किस चीज की वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त? नहीं मतलब वो ठीक है, हम किस चीज की वर्किंग कर रहे हैं? हम और थोड़ा सा और देख के जरा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े, और नहीं यार, और थोड़ा सा वहीं आगे जहाँ पहुंचे वहीं पे एक लफ्ज लिखा हुआ आप जो कर रहे हैं। और यार जान दे उस आप एक पर यूनिट की वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या उस एक यूनिट का बनाने में इस मशीन ने इस्तेमाल होना, तो क्या करें? अब बात खत्म हो गई। 15 लाख का खर्चा है, 15 लाख का खर्चा है, क्या टोटल यूनिट्स पता है सर? टोटल कब तक के टोटल है ये? तो क्या डिवाइड करके करें, एक मिनट डिवाइड, 3 रुपए पर यूनिट डेप्रिसिएशन भी बनती है। अगर हम ये प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो कंसिडर होना चाहिए सर, होना चाहिए सर, यहां तक सम करके ठीक है। नहीं इसका नहीं, अब सारा ये सारा खर्चा इकट्ठा हो रहा है, इसमें क्या क्या इकट्ठा होना है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बता दे यार, बैठ ना कर यार, कैलकुलेटर में बता दे, मुझे तो बता दे, मुझे तो बता दे। 7-2 देख ले, ये तो पता नहीं क्या करना है साजी, किस किस को जमा करना है? सारे तो नहीं, इतने सारे तो नहीं, सारे मतलब सारे 2 मिनट का काम। 7247 का नाम बताएं। हाँ जी, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट? बल्कि मुझे को पॉइंट्स में बताया जा रहा है, पॉइंट्स भी है कहीं, पॉइंट में कहाँ आ गया? अच्छा 24 सर, सॉरी सर जी, सबको पता चल गया कैसे प्लस हुआ, कैसे हुआ? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, डेप्रिसिएशन। अभी कंक्लूड नहीं हो सकी बात, इंशाल्लाह कल कंक्लूड करेंगे। घर के लिए तरतीब से जरा बता के उठें क्या दिया मैंने, वैसे जायका दिया मैंने एक। सर जी आज से काम शुरू करते हैं, साथ साथ अगर कोई हिम्मत आप करना चाह रहा है, नहीं वो तो डेजी और वो मैंने जो कहे हैं वो तो सिर्फ अपने लॉसेस के एंगल से देखने हैं। नहीं मैं उसकी तरफ अब आपको डेली बेसिस पे अगर लेके जाना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आप बड़े हो गए हैं, आपने करना ये है, क्वेश्चन नंबर लिखें, जैक एंड जिल 1 है वेरिएंस का, इसको रिवाइज करना, और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसने आराम से हो जाना। तो इसको उसके आराम से हो जाने का मतलब ये होगा कि आपको वो चीज दोबारा रिफ्रेश होके बात खत्म हो गई। हो सकता है कोई एक आध इशू है, वैसे मेरा नहीं ख्याल है, वैसे मेरा ख्याल डरा रहा हूँ। पेज नंबर 414 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये जो वॉल्यूम इस वक्त आपके हाथ में। अब सर ये क्वेश्चन जो है ना ये बेतहाशा है और ये सारे करने जरूरी हैं, प्रैक्टिस की बहुत अशद जरूरत है। तो करना क्या है, बता दें। जैक एंड जिल को अपने जहन में सही रिवाइज कर लेना, और देन प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 बाय द नेम ऑफ सियारा पाकिस्तान, ये इस इंतजार में किसे कर लिया जाए, आंसर ढूंढना आपके लिए कोई इशू नहीं। अल्लाह हाफिज। वो कर ले यार, मैं कहता हूँ अलहदा दी हुई है तो अलहदा की मैंने, जमा कर ले, तीनों का इकट्ठा करना तो कर ले, मैंने क्या नहीं हो सकती, लेकिन ये नई डेप्रिसिएशन है, ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये नई मशीनरी की। वो बेटा मैंने कह दिया हुआ है, बजटिंग वगैरह के जो मैंने लेक्चर्स हैं मैंने कह दिया हुआ है, अगर नहीं शेयर किए तो मैं दोबारा कह देता हूँ, मैंने कह दिया था वैसे। अल्लाह हाफिज, मैं कह देता हूँ दोबारा। सर ये टेस्ट जरूर दें बैठ के यार, साथ अभी तक दिए दे दिया दूसरा रेलिवेंट कॉस्टिंग, गौरी गौरी नहीं जो कल हुआ है।
नहीं नहीं यो गौरी, अभी है टाइम तो बैठ जाओ घंटा, निकालो टाइम। संडे को फिर ये